हेलो 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 गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका संपूर्ण बैच में। जल्दी से सारे बच्चे अपनी अटेंडेंस लगा देंगे। जय हिंद जय सीए लिखकर लाइव चैट कमेंट सेक्शन में। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे एकदम जबरदस्त जबराट होकर ओके रिपोर्ट होकर पूरी एनर्जी के साथ क्लास के अंदर आए हैं। स्वागत करते हैं हम आपका। वेरी 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 गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं बढ़िया, उम्मीद करता हूं आप भी बढ़िया होंगे। चलो जी दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 चल रहा है, इसका लेक्चर नंबर 9 आपके सामने पेश किया जा रहा है और धुआंधार तरीके का चैप्टर है। 15 नंबर का चैप्टर है, बहुत महंगा चैप्टर है। यानी देखा जाए तो लगभग 1/7 या 1/6 पोर्शन पेपर का इसमें से ही आता है, इसमें से ही आता है। बहुत बड़ा चैप्टर है दोस्त, ठीक है। ओके रिपोर्ट है। चलो जी, बच्चों की अटेंडेंस लग गई है। मान्या कुशवा फीवर है तो कोई बात नहीं, आप बैठकर नहीं लेट कर क्लास देख लो, आराम करके क्लास देख लो। ऑनलाइन क्लास के यही फायदे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त मेरे दोस्तों। अभी तुम्हारे लिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा सुंदर कलर सेलेक्ट कर लेते हैं ताकि आपको भी मजा आए क्लास के साथ साथ। सुंदर से कलर को एंजॉय करो और एक बारी गूगली कर लेते हैं। ये गूगली हमारी आईसीआई के मॉड्यूल पे जाएगी सीधा। लो जी मित्रों, आईसीआई का मॉड्यूल तुम्हारे सामने खोल दिया जाता है। फाउंडेशन का कोर्स चल रही है और बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं और चैप्टर नंबर 6 की यूनिट 2 द केनेजियन, देख रहे हो ये चल रहा है, द केनेजियन थ्योरी। इस पे क्लिक कर दिए हैं और इस घमचक्कर को इधर बुलाओ। आजा बेटा। हाँ जी, ये वाली यूनिट चल रही है। हमने मॉड्यूल से ये यूनिट ज्यादा दिमाग लगा के नहीं किया है, तुमने ऐसे की है जैसे मैंने कराई है, और जैसे मैंने कराई है वैसे ही पेपर के अंदर क्वेश्चन आएंगे, समझे। अभी बहुत कुछ रह गया है इस यूनिट से, बहुत कुछ रह गया है तो वो देखते हैं। और डायग्राम्स रह गए हैं बेसिकली, तो आज डायग्राम की बात कर लेते हैं। आज आपको ये खतरनाक खतरनाक से डायग्राम दिखाऊंगा क्या कराऊंगा, तो थोड़ा सा स्वाद भी आना चाहिए। हाँ जी, डायग्राम हो रहे हैं। देखो ये लपड़ा पपड़ा सा डायग्राम बना रखा है, ये रहा। ये कैसा डायग्राम बना रखा है भैया, कैसा डायग्राम बना रखा है, कैसा डायग्राम बना रखा है, इसकी बात करते हैं। तो दोस्तों देखो, आपको अब लेकर चलता हूं मैं कि मैं क्या कराने वाला हूं। तो केनेजियन थ्योरी चल रही है अपनी, ठीक है, यही चल रहा है। इसके अंदर कुछ बेसिक बातें जो अभी तक हम कर चुके हैं वो थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं, आपको थोड़ा ध्यान रहेगा। देखिए दोस्तों, हमने किया हुआ है कंजम्पशन कर्व। यहां बनाऊंगा, इधर लिखूंगा कंजम्पशन और एक्स एक्सिस पे लिखता हूं इनकम। आपका मन करे इनकम लिख लो, आपका मन करे डिस्पोजेबल इनकम लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैं ये लिख देता हूं, वाई से डिनोट कर रहा हूं तो वाई लिख देता हूं, ठीक है। इधर बनाएंगे हम सेविंग कर्व। बेसिक बता रहा हूं अभी, सेविंग कर्व नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ठीक है। इधर लिखेंगे वाई एक्सिस पे सेविंग और एक्स एक्सिस पे वही इनकम। और इधर बनाएंगे, तीसरा आइटम आएगा इन्वेस्टमेंट कर्व, जो अभी तक सिखाया नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट कर्व। चलो जी, कंजम्पशन कर्व कैसा होता है? कंजम्पशन कर्व होता है ऐसा, बस इतना ध्यान रखना है अपने को, ठीक है जी। ये जो हिस्सा है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन का है, और जितना ये हिस्सा है ये वाला, इतना हिस्सा अगर तुम नेगेटिव में डाल दो तो यहां से एक कर्व निकलेगा, दिस इज कॉल्ड सेविंग कर्व। इतना ध्यान रखेंगे सारे बच्चे। अब बारी आती है इन्वेस्टमेंट की। दोस्तों, आपकी स्टडी को आसान बनाने के लिए इन्वेस्टमेंट को यहां पर कांस्टेंट अज्यूम किया है। क्या इन्वेस्टमेंट हमेशा कांस्टेंट रहता है? नहीं रहता, असलियत में नहीं रहता, ठीक है। यहां पर अज्यूम किया हुआ है ताकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना आए, ठीक है जी। तो ये टोटल कंजम्पशन कर्व पढ़ाया है। अबे यार, ये ऑटोनोमस कंजम्पशन कर्व होता है, ये इंड्यूस्ड कर्व होता है, दोनों को जोड़कर ये आया था बस। हाँ, ये ऑटोनोमस सेविंग होता है, ये इंड्यूस सेविंग होता है, दोनों को जोड़कर ये आया था। उतनी पनौतियां मत डालो, वो बहुत बेसिक बात थी। अगर तुम्हें ध्यान है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, कहानी सेट करो, लेकिन ये तुम्हें ध्यान रखना है। वो ध्यान है या नहीं है छोड़ो, ये ध्यान रखना है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट कर्व को कांस्टेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस अज्यूम किया हुआ है। इसके ऊपर बार लगा दोगे तो पता लग जाएगा ये कांस्टेंट है। ये 3 कर्व तुम्हें ध्यान रखने हैं। कितने कर्व हो गए? आज खत्म नहीं होगा फैजान, अभी तो इसमें 3 क्लासेस और लगेंगी चैप्टर में, ठीक है। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट। चलो जी, आगे बात करते हैं। अब देखो दोस्तों, एग्रीगेट सप्लाई को हम वाई भी बोलते हैं, वाई को हम 2 सेक्टर इकोनॉमी में कंजम्पशन प्लस सेविंग भी बोलते हैं। तो जो ये वाई का कर्व है, इसको अज्यूम किया हुआ है कि ये
45 डिग्री लाइन है। कितनी डिग्री लाइन है? 45 डिग्री लाइन है। ये y है, y लिखो, इसको c प्लस एस लिखो, कोई बुरा नहीं मानेगा। as लिख दो, जैसा लिखना है वैसा लिख दो। अब एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो 45 डिग्री का है, इसके ऊपर पॉइंट्स क्या दर्शाते हैं, क्या शो करते हैं? तो वो साइड में थोड़ा खौफचे में बताऊंगा, ठीक है? हां काशवी बना लेना। देखो जी, ये 45 डिग्री लाइन अगर मैंने बनाई, इधर मैंने अगर एग्रीगेट डिमांड लिखा, इधर इनकम लिखा, तो मैथ बोलता है अगर कोई भी लाइन 45 डिग्री की निकलेगी तो उसका कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो। मान लो ये पकड़ लिया हरे रंग का, तो इसके नीचे एक लाइन डालो, इसके सामने एक लाइन डालो, तो 45 डिग्री लाइन बोलती है कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा। तो कोई भी पॉइंट हो इस 45 डिग्री लाइन पे, वो ये दिखाता है कि जो ये इनकम है यानी आउटपुट है, उतनी ही डिमांड है। हर एक पॉइंट पर एडी और एएस यानी वाई बराबर है। तो मॉड्यूल में भी लाइन लिखी हुई है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो 45 डिग्री लाइन अज्यूम की हुई है, उसका हर एक पॉइंट यह दिखाता है कि आउटपुट और एग्रीगेट डिमांड बराबर है। दिखाता है, बस क्या करें, दिखाता है, दिखाने दो इसको, बस इतनी ही सिग्निफिकेंस है इसकी। कोई फालतू पनौती के अंदर घुसना नहीं है। मैथ बोलती है, दोबारा बता रहा हूं, जिस बच्चे को मैथ्स की नॉलेज है उसको पता होगा, नहीं पता तो मेरी बात बस सुन लो। कोई भी 45 डिग्री लाइन हो, उसका कोई भी पॉइंट पकड़ लो, मान लो ये वाला पकड़ लिया, तो ये लाइन खींची, ये लाइन खींची, तो जितना भी पोर्शन मेरा ये है, इतना ही पोर्शन ये होगा। तो जितनी ये मेरे पास आउटपुट की वैल्यू है, उतनी ही एग्रीगेट डिमांड की वैल्यू होगी। ये दिखाता है। बस मैंने ये तुम्हें ऐसे ही बना के दिखा दिया, इतना खास मॉड्यूल के अंदर कर नहीं रखा। और राजवीर सिंह अभी इक्विलिब्रियम बताया नहीं है। हां, इसके हर एक पॉइंट पर तुम बोलोगे तो बराबरी दिखाई देती है, लेकिन सच्चाई में वो होती है या नहीं होती है, वो तो एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाने के बाद ही पता लगेगा। सच्चाई कुछ और है, ठीक है? अभी कनिष्का अरोड़ा एग्रीगेट डिमांड कर्व भी सिखाऊंगा, ठीक है जी? ये हो गया। अब तुम बोलोगे सर एग्रीगेट डिमांड कर्व बता दो। बिल्कुल मेरी जान, एग्रीगेट डिमांड कर्व बताने के लिए बैठे हैं। पहली बात तो एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व होता है C प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला। तो कंजम्पशन कर्व तो आपका ऐसा होता है। इन्वेस्टमेंट कर्व तो हमने कांस्टेंट अज्यूम कर लिया, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। तो राजे इन दोनों कर्व को प्लस कर दो, एडी कर्व आ जाएगा। कैसे प्लस करते हैं वो इधर देख लो, इधर बनाएंगे। ये मान लो मैंने कंजम्पशन कर्व बना दिया। इन्वेस्टमेंट कर्व कहीं से भी स्टार्ट कर लो, जहां से तुम्हारा मन करे। यहां से करना है ऐसे कर लो, नहीं मन कर रहा ऐसे कर लो, नहीं मन कर रहा ऐसे कर लो, जैसे मर्जी कर लो। इसको इन्वेस्टमेंट मान लिया, इसको कंजम्पशन मान लिया, दोनों को प्लस करो। कैसे प्लस करते हैं? मान लो ये जो पीले रंग का कर्व है, यहां पर लिखी है वैल्यू 10, जहां से कंजम्पशन स्टार्ट हो रहा है यहां लिखा है 12, तो दोनों को प्लस कर दो। 12 और 10 22, तो कहीं ना कहीं यहां 22 होगा। यहां से एक लाइन खींच दो, यह बन जाएगा एग्रीगेट डिमांड कर्व, जो कि C प्लस आई होगा। बस ये हो गया एडी कर्व। मैं दोबारा बना देता हूं, अब ये वैल्यू नहीं लिखूंगा, ठीक है? दोबारा बना देता हूं आपके लिए, क्योंकि ये याद रखना है। देखो जी, ये इन्वेस्टमेंट कर्व बनाया, ये कंजम्पशन कर्व बनाया, 2 कर्व हो गए। इतना पोर्शन और इतना पोर्शन दोनों को प्लस करके कहीं यहां आएगा, यहां से स्टार्ट कर दो, इसको बोलेंगे एग्रीगेट डिमांड कर्व। इसको मॉड्यूल में C प्लस आई लिखा है, तो C प्लस आई का मतलब एडी होता है, तुम इसको एडी लिख दो। पता नहीं क्यों तुम्हें परेशान करने की कोशिश की गई है। तो जो ये सफेद रंग की लाइन है, कोई तुमसे प्यार से ही पूछे कि तुम सिर्फ एडी कर्व बताओ, तुम सिर्फ एडी कर्व बताओ, तो तुम सिर्फ एडी कर्व बताना, ये बना देना, ये एडी कर्व है भाई, खत्म कहानी। ये एडी कर्व है। कैसे डिराइव हुआ कैसे नहीं हुआ वो बात दूसरी है, वो कोई पूछे ना, समझे? तो ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है 2 सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। अब तुम्हें पता है, तुम्हें ये पता है कि इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। इक्विलिब्रियम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की इक्वालिटी पे होता है। देखो जी, डिटर्मिनेशन
ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम इनकम किसमें? टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहा हूं, सब शॉर्ट में लिख रहा हूं। टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर तो कैसे होता है? जहां पर एडी इज इक्वल टू एएस होता है, या फिर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होता है। ये दोनों इक्विलिब्रियम वाली चीज है ना, मैंने डिराइव करके बताई थी दोस्त। कैसे? मान लो एडी इज इक्वल टू एएस है, एडी का मतलब सी प्लस आई है, एएस का मतलब सी प्लस एस है, सी से सी कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू एस हो गया। तो मैंने ये यहां पर लिख दिया। तो इन दोनों तरीके से अचीव होता है, ठीक है, छोड़ दो इसको। अगर मैं यहां पर डायग्राम बनाऊं एडी और एएस का, ये बनाऊंगा 45 डिग्री लाइन एएस, इधर बनाऊंगा एडी कर्व, तो यहां पर इक्विलिब्रियम है। और सेविंग के लिए बनाऊंगा तो सेविंग कर्व तो मेरा नेगेटिव से स्टार्ट होता है, ये सेविंग है। इन्वेस्टमेंट कर्व ये रहा, तो यहां पर इक्विलिब्रियम है। ये दोनों इक्विलिब्रियम सेम जगह आते हैं। मैं दिखाता हूं कैसे। एक बड़ा डायग्राम बनाऊंगा, ये बनाया मैंने एक्स एक्सिस, ठीक है जी। यहां पर मैंने पहले बना लिया एएस कर्व 45 डिग्री लाइन, फिर बना लिया एडी कर्व। एडी कर्व को सी प्लस आई लिखा है, ठीक है, ओके। अब बनाएंगे एक इन्वेस्टमेंट कर्व, मान लो कहीं से भी निकाल लो यार, जहां से मन कर रहा है, ठीक है। और जहां पर ये इक्विलिब्रियम है ना, इसको लाइन नीचे खींच दो, यहीं से सेविंग कर्व कट करना चाहिए, ये भी रूल हो जाता है। ये आ गया जी सेविंग कर्व। तो ये भी इक्विलिब्रियम है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम सिचुएशन को दिखाते हैं, दोनों सेम सिचुएशन को दिखाते हैं दोस्त। अब मैं इन सबको दोबारा बनाकर दिखाऊंगा ताकि आपको दोबारा पता लगे, फिर मॉड्यूल से बताऊंगा, ठीक है, फिर मॉड्यूल से बताऊंगा। चलो जी, लो जी, ये बनाए एग्रीगेट सप्लाई, या बोलो इसको वाई, या बोलो सी प्लस एस, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो बोल लो। 45 डिग्री लाइन है, इधर बनाएंगे एडी कर्व, मॉड्यूल में इसको सी प्लस आई लिखा है, तुम इसको एडी भी बोल सकते हो। इन दोनों ने क्रॉस किया, बराबर है, इक्विलिब्रियम है, तो ये जो भी यहां पर इनकम का लेवल होगा ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम है, राइट। अब सेविंग इन्वेस्टमेंट बीच में घुसाता हूं, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कर्व बना लेता हूं, जहां से मेरा मन करेगा वहां से मैं इन्वेस्टमेंट ले गया, और सेविंग भी यहीं से कट करवानी पड़ेगी क्योंकि दोनों सेम इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं, तो सेविंग भी मैं यहीं से कट करा के ले गया। ये इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम कॉरेस्पॉन्डिंग ही आता है, दोनों के दोनों पॉइंट एक सेम लेवल ऑफ इनकम को ही डिसाइड करते हैं, दोनों के दोनों पॉइंट सेम लेवल ऑफ इनकम को ही डिसाइड करते हैं। अब इसको तुम कितने भी तरीके से बना लो, मॉड्यूल में तो ऐसे बना रखा है, एग्रीगेट डिमांड कर्व सीधा बनाया ही नहीं, सीधा बनाया ही नहीं। इसमें पता क्या बना रखा है एग्रीगेट डिमांड कर्व को मॉड्यूल में? देखो जी, ऐसे बना रखा है, पहले बना दिया कंजम्पशन कर्व, फिर कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट ऐड करके बोला ये सी प्लस आई है, ये एडी कर्व है। तो कंजम्पशन बनाने की जरूरत ही क्या थी? एडी दिखाना था ना, ये कंजम्पशन कर्व बनाने की जरूरत ही क्या थी? फालतू के पंगे लिए हैं, सिर्फ और सिर्फ पंगे तुम्हें यह बताने के लिए हैं। तुम कोई कच्चा कोर्स नहीं कर रहे, तुम सीए का कोर्स कर रहे हो, ठीक है। ये फालतू के पंगे लिए हैं। कैसे पंगे लिए हैं मैं दिखा देता हूं। उसमें जबरदस्ती का एक कंजम्पशन कर्व बना रखा है, आपको दिखा देता हूं, इस पे बाद में आऊंगा। जी डायग्राम में आपको करा रहा हूं 6.43 पेज पे, टू सेक्टर मॉडल के अंदर इक्विलिब्रियम कैसे अचीव होता है। ये लो जी, ये रहा डायग्राम, यहां से भी हम अपना ले लेते हैं। लो, सबसे पहले एक 45 डिग्री लाइन, ये सी प्लस एस एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाया गया, इसको इनकम लाइन बोल लो, कुछ भी बोल लो। फिर ये एग्रीगेट डिमांड कर्व बनाया गया है, सी प्लस आई एडी। ये जबरदस्ती का कंजम्पशन कर्व ड्रॉ कर रखा है, इसकी कोई जरूरत थी नहीं, ठीक है। आओ जी, ये एडी एएस की इक्वालिटी पर इक्विलिब्रियम पॉइंट हो गया, ठीक है। फिर इसने अलग से एक नया डायग्राम बना दिया,
जहां पर इसने उस नए डायग्राम के अंदर लाल रंग से मैं बता रहा हूं सेविंग कर्व ये रहा और इन्वेस्टमेंट कर्व ये रहा, दोनों की इक्वालिटी भी जैसे इसकी इक्वालिटी है वैसे इसकी इक्वालिटी है, राइट। इक्विलिब्रियम इनकम इसके नीचे डिसाइड हुई है, इसके नीचे भी इक्विलिब्रियम इनकम, दोनों सेम पॉइंट है। लाइक मैंने आपको सिखाया था ऐसे, ये 45 डिग्री लाइन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये एडी कर्व, मैंने एएस एडी ऐसे बना दिया, ये इक्विलिब्रियम, कोई भी इन्वेस्टमेंट कर्व यहीं से निकाल दिया, एएस सेविंग यहां से निकाल दिया, मैंने ऐसे बनाया था, ठीक है। एक ही डायग्राम में कवर अप करके दिखा दिया, इसने एक डायग्राम ऊपर एक डायग्राम नीचे बना दिया, तो मैं इसका भी ड्रॉ कर देता हूं, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपसे कौन सा डायग्राम पूछ रहा है पेपर में, तो ऐसा भी बना हुआ आ सकता है। लो जी, दो डायग्राम बना लेते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा। इधर बनाएंगे 45 डिग्री लाइन जिसे बोलेंगे एग्रीगेट सप्लाई कर्व या C+S। एक जबरदस्ती मॉड्यूल के अंदर कंजम्पशन कर्व बनाया हुआ तो मैंने बना दिया, फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व C+I यानी एडी, अब मैंने भी बना दिया। यहां मुझे इक्विलिब्रियम पॉइंट ये दिखाई दिया सफेद रंग से, इसके नीचे इनकम इतनी इक्विलिब्रियम है, अपने अपने सिंबल यूज कर रहे हैं। तो अब इधर अपन इन्वेस्टमेंट कर्व बना देते हैं, जहां पर इसने कट किया था यही वाली इज्जत रखते हुए सेविंग कर्व भी यहीं से निकाल देते हैं, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बस इतना बता रखा है, कहानी खत्म, कहानी खत्म, दैट्स इट। ओके ओके, रिपोर्ट है भैया। कुछ ऑब्जर्व करना चाहो तो इस पॉइंट पे सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर है, इस पॉइंट के इधर आओगे ना तो सेविंग ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे, तो सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट है। इस पॉइंट पे इधर आओगे तो ये सेविंग नीचे आ गया, इन्वेस्टमेंट ऊपर है, तो इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग है। ऐसा ही यहां पर है, इधर देखोगे तो एएस इज मोर देन एडी है, यानी बराबर नहीं है, एएस ऊपर है एडी नीचे है। इससे इधर देखोगे तो ये एडी कर्व है, ये बड़ा है, एएस छोटा है, एएस नीचे था। बस ये सिंबल डालने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब तुम ये डायग्राम याद करके कुछ नहीं उखाड़ सकते, डायग्राम बनाना तो पेपर में नहीं आएगा, बस अगर बनाया आ गया पेपर में। पेपर में कैसा आता है देखो, एग्जाम लाइक क्वेश्चन बताता हूं इस बार कैसे क्वेश्चन आए हैं। इस बार जी ऐसे क्वेश्चन आए हैं, आपसे एमसीक्यू पूछता हूं मैं। ये मैंने लिखा एएस इज इक्वल टू C+S, मैंने ये कर्व बनाया, इसका नाम है ए, ये कर्व मैंने बनाया, इसका नाम है बी, ठीक है जी। ये हो गया डायग्राम, मान लो यहां तक। फिर यहां पर मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट दिखाया, इसको नीचे ले गया, ये कर्व मैंने बनाया सी, और भैया ये कर्व मैंने बनाया डी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया ए बी सी डी, इनके नाम बताओ रेस्पेक्टिवली, सीक्वेंस में नाम बताओ। ऑप्शन आए तुम्हारे पास, 4 ऑप्शन मिलेंगे, जैसे कि मैं लिख रहा हूं, ए है कंजम्पशन कर्व, बी है एडी, सी है इन्वेस्टमेंट, डी है सेविंग, या एडी कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट सेविंग, या सेविंग इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन एडी, या सेविंग एडी इन्वेस्टमेंट कंजम्पशन। बोल रहा है ए का नाम क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है, डी का क्या है, बस कर्व पहचानने आते हैं। मैंने आपको टाइम भी दे दिया यहां पर, 45 सेकंड्स में आप पहचान लो। चलो, ऐसा क्वेश्चन डायग्राम का आता है। अब तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट है, बस कर्व पता होना चाहिए कौन सा कहां पर है। तुमसे बनाना तो आएगा नहीं, एमसीक्यू है भाई। है ना दोस्त, जो ये एडी है जबरदस्ती का कंजम्पशन कर्व, बी ए कंजम्पशन कर्व, बी है एडी C+I, ये है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और डी है सेविंग। तो अब बच्चा ए तो हो गया कंजम्पशन, बी हो गया एडी, सी हो गया इन्वेस्टमेंट, डी हो गया सेविंग, ठीक है। ये वाले बन रहे हैं तो इस वाले को टिक कर देंगे, ठीक, ये वाला हो जाएगा हमारा बढ़िया। ए वाला ही सही है, इसके साथ ही जाएंगे, देखने दो, वेरी गुड। ज्यादातर बच्चे सही हैं,
करण, मदारा, वेदांत, रूपल, लवेश, अक्षत, फैजान, चंदू भाई, अल्पोन और पीयूष नागर, दीज आर द टॉपर्स। इस लेवल का क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, चलो जी, एक बात क्लियर हो गई। अब आपको एक अंदर की बात बताता हूं। मान लो तुम्हारी इनकम 100 रुपया है और तुमने कंजम्पशन भी 100 रुपए का कर लिया। इनकम मान लो टोटल इनकम या डिस्पोजेबल इनकम कोई भी है, ठीक है, 100 रुपया है तुम्हारी इनकम और तुमने कंजम्पशन भी 100 रुपए का कर लिया, तो इसका मतलब सेविंग कितनी हुई? 0। तो दोस्त इस सिचुएशन को बोलते हैं ब्रेक इवन। क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में ब्रेक इवन पॉइंट होता है एक। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, यानी जितना भी पैसा तुम्हारे पास खर्च करने के लिए है वो सारा तुम खा जाओ और सेविंग को कर लो 0। अगर तुम्हें यह डायग्राम में दिखाना हो तो तुम एक 45 डिग्री लाइन इनकम बनाओ, एडी मत बनाओ, सिर्फ कंजम्पशन बना दो। ये ब्रेक इवन पॉइंट है। और इधर सेविंग 0 होगी तो नीचे अगर तुम कोई डायग्राम बनाओगे, सेविंग कर्व अगर बनाने लगे तो यहां पर सेविंग 0 होगी, ये सेविंग 0 भी हो गई। जबरदस्ती बना रखा है, फालतू की कोई बात नहीं है। मैं इसको मॉड्यूल से दिखाना चाहूंगा कि ये डायग्राम कौन सा है। इससे ऊपर वाला डायग्राम था, ये राजी। एक बार रिवीजन भी हो जाएगी मैंने क्या बताया आपको। देखो जी, ये इनकम लाइन है, वाई जबरदस्ती बनाया कंजम्पशन, तो जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर है दिस इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। यहां पर देखोगे तो सेविंग कर अगर आप निकालना चाहते हो तो सेविंग भी आपको 0 मिलेगी। दिस पॉइंट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। अगर आपसे कोई पूछ ले ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, तो वो पॉइंट होता है जहां पर सेविंग 0 होती है, ये बोल दो, या फिर ये बोल दो वो पॉइंट जहां पर इनकम और कंजम्पशन बराबर होते हैं, डिस्पोजेबल इनकम मान लो, ये होता है जी, इतना। ठीक है, अब इसके लेफ्ट राइट में पॉइंट्स क्या बता रहे हैं? इसके लेफ्ट में दिखा रहा है ये सेविंग का पूरा पोर्शन नेगेटिव है। जब सेविंग नेगेटिव होती है इसको या तो ऑटोनोमस सेविंग बोलते हैं या डिस सेविंग्स बोलते हैं। इसने इसको डिस सेविंग बोल के दिखाया हुआ है। और इसके भी लेफ्ट में ऐसा ही है। ये देखो जी, ये कंजम्पशन वाली लाइन है, कंजम्पशन, ये इनकम वाली लाइन है। तो कंजम्पशन बड़ा है, इनकम छोटा है, यानी आप 100 रुपए का खाना खा गए, इनकम आपकी 60 रुपए है, तो 40 रुपए कहां से लाए? ये 40 रुपए नेगेटिव सेविंग होगी। इसके इधर देखोगे तो सेविंग पॉजिटिव लिखा हुआ है, इनकम ज्यादा है, कंजम्पशन कम है, क्योंकि इनकम कर्व ऊपर है, कंजम्पशन कर्व नीचे है। ठीक है, ये फालतू की इन चीजों से तुम्हें लेना देना नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना बस। ये डायग्राम में समझाने लायक चीज है। नेगेटिव सेविंग को डिस सेविंग बोल सकते हैं। देखो, जो अकाउंट्स की रिकॉर्डेड क्लास मिलने वाली है 1:30 बजे, उसको तुम शाम को भी देख सकते हो। ठीक है जी, इतनी बातें हो गई हैं। इसके बाद मैं आप लोगों के थोड़े से डाउट्स ले लेता हूं ताकि बच्चा समझे भी कि हाँ भाई मामला किस लेवल का चल रहा है। सर आज आप केवल 1:30 तक पढ़ाओगे क्या सर? नितिन सर की क्लास है 1:30 से। श्रेयांश बता तो दिया, आज के नोट्स क्लास के बाद बना लूंगा। हाँ ठीक है आर्यन, बहुत बढ़िया। हाँ उसको रिकॉर्डेड को शाम को देख लेना, क्विज तो चल रही है। हाँ ठीक है नीलेश। लॉ की क्लास 2 बार क्यों हो रही है एक दिन में? नीलेश तुम्हारे लिए मेहनत चल रही है। कंजम्पशन कर्व शो इसलिए था कि सेविंग 0 दिखानी थी। अच्छा कृष्णा, उससे लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा डायग्राम पे, इक्विलिब्रियम तो फिर भी तुम दिखाई रहे हो। वेरी गुड संकेत। तो पेज नंबर के साथ निहाल कह रहे चश्मा लगाओ सर। अच्छा आस्था, समझ गया। कहता है राजवीर सिंह, कहता है वाई एडी इज पैरेलल टू कंजम्पशन। राजवीर सिंह का डाउट मेरे को मस्त लगा। राजवीर भाई ने बोला अगर ये कंजम्पशन कर्व है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व जो बनाया आपने C+I वो पैरेलल क्यों है? क्योंकि देखो दोस्त, पैरेलल है तो ये बता रहा है कि इनका डिफरेंस हमेशा सेम है, राइट। तो कंजम्पशन में हम इन्वेस्टमेंट ऐड करते हैं और इन्वेस्टमेंट हमने कांस्टेंट मान रखी है। तो एग्रीगेट डिमांड कर्व कंजम्पशन कर्व के पैरेलल इसलिए है क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट अज्यूम की हुई है। ठीक है ना?
ओके, ये इन्वेस्टमेंट है, ये कंजम्पशन है, तो इतनी ही चीज ऊपर ऐड करो, फिर पैरेलल लाइन जाएगी। तो इसकी वजह से, क्योंकि इतना ही डिफरेंस है ना, ये वाला है, बस बढ़िया है जी। चलो जी, बढ़िया है, ठीक है। अब आते हैं दोस्त, डायग्राम की बात चल रही है तो 3 सेक्टर मॉडल पे। यहां पर एग्रीगेट डिमांड होता है C प्लस आई प्लस जी, और एग्रीगेट सप्लाई तो आप Y ही मान लो, कंजम्पशन प्लस सेविंग प्लस टैक्स, ठीक है। अब कंजम्पशन कर्व तुम जानते हो, इन्वेस्टमेंट कर्व तुम जानते हो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, इन्वेस्टमेंट भी कांस्टेंट एज्यूम कर लिया, और कंजम्पशन तुम्हें पता ही है ऐसा एज्यूम किया हुआ है। तो 3 सेक्टर में एग्रीगेट डिमांड मान लो ये G है, इतना ही कोई I है, और यहां कोई C है, तो इतना 10, इतना 20, इतना 30, 30 20 50 और 10 60, यहां से 60 ले जाओ, यहां से तुम AD को चालू कर देना, AD हो जाएगा C प्लस आई प्लस जी। इतना तो समझा भी नहीं रखा मॉड्यूल में, सिर्फ आपको यह समझना है कि एग्रीगेट डिमांड यहां पर 3 चीजों का टोटल है बस, और एग्रीगेट सप्लाई को तो वही 45 डिग्री लाइन एज्यूम करते हुए चलो, बस दैट्स इट। तो 3 सेक्टर मॉडल के अंदर अगर इक्विलिब्रियम आ गया, हटा दो इसको, कोई बात नहीं, 3 सेक्टर के अंदर अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो यहां पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लास्ट क्लास में समझाई थी। एक तो AD इज इक्वल टू AS पे होती है, एक तो ये कंडीशन है। AD को क्या लिख सकते हो, C प्लस आई प्लस जी 3 सेक्टर में, AS को C प्लस S प्लस T, तो C से C काट देना, तो I प्लस जी इज इक्वल टू S प्लस T, ये वाली कंडीशन B है, ठीक है ना। तो बीच वाले को मैं रिमूव कर देता हूं, दोनों में से कोई भी, तो ADAS और ये दोनों कर्व मैं मॉड्यूल से ही सिखा देता हूं, ठीक है। ओके जयेश भाई, बहुत लप्पू लग रही है आपको, तो देखो 3 सेक्टर का इक्विलिब्रियम, सीधा 3 सेक्टर वाले पे चले जाते हैं। ये 2 सेक्टर का था, होना कुछ नहीं है, बस 2 कर्व फालतू के ऐड होने हैं। जैसे जैसे कनेक्शन बना रहा हूं वैसे वैसे कनेक्शन देख लो। ये लो जी, देखो आप इधर लिखा हुआ है 3 सेक्टर मॉडल, ठीक है। कौन से पेज पे है ये, पेज नंबर 6.54। 3 सेक्टर मॉडल का डायग्राम ही बता रहा हूं बस अभी, ये सर्कुलर फ्लो वगैरह नहीं बता रहा, अभी अगली क्लास में बता दूंगा, एक बार में तुम पूरे परेशान हो जाओगे नहीं तो। देखो जी, यहां पर AD का फॉर्मूला C प्लस आई प्लस जी, AS का फॉर्मूला ये रहा, दोनों की इक्वालिटी, यहां AD यहां AS, इसको चाहे लिखो या मत लिखो, तो ये और ये बराबर होने चाहिए, C से C कट गया, तो IG और ST दोनों बराबर होने चाहिए। ये लो जी, ये बना हुआ डायग्राम कहता है सबसे पहले तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाओ, ये बना दिया, C प्लस S प्लस T है, यहां पर 3 सेक्टर में 3 चीजों का टोटल है, ठीक है। फिर बनाओ एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये बना दिया एग्रीगेट डिमांड कर्व, AD कैसे आया, C प्लस आई प्लस जी, 3 चीजों को टोटल करके आया। इसने यहां लिखा नहीं है लेकिन आप समझ जाना, ठीक है, इसने यहां लिखा नहीं है लवेश, कोई बात नहीं, मैं इसको और क्लैरिटी से एक साथ बता दूंगा, ठीक है। ओके जी, अब देखिए आप, जबरदस्ती कंजम्पशन कर्व बना दिया, फिर कंजम्पशन में इन्वेस्टमेंट करके प्लस करके जबरदस्ती एक और कर्व बना दिया, इन्वेस्टमेंट प्लस की, फिर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी प्लस कर दिया, फिर एग्रीगेट डिमांड कर्व आया। यहां पर 2 सेक्टर में ये एग्रीगेट डिमांड होता है, 3 सेक्टर में G भी प्लस करना पड़ता है, ठीक है जी। अब नीचे जो डायग्राम बनाया हुआ है वो ये दिखाया था ना कि I प्लस जी इज इक्वल टू S प्लस T आना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्टमेंट कर्व होता है, इसमें गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर भी प्लस कर दो, उसका कर्व नहीं बनाया इसने लेकिन प्लस करके I प्लस जी बना दिया। कहता है ये सेविंग प्लस टैक्स के बराबर होना चाहिए, पूरा कर्व भी नहीं बनाया,
यहां से निकलना चाहिए था ना सेविंग, सेविंग उसमें टैक्स भी प्लस करके कर्व बना दिया। ठीक है जी, तो यहां पर ये दोनों बराबर आ रहे हैं, आई प्लस जी और एस प्लस टी, लाल रंग का पॉइंट बनाऊंगा, यहां पर बराबर आ रहे हैं और इधर ही ये बराबर आ रहे थे, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट और ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट, दैट्स इट, ये बना रखा है। हां कोमल सचदेवा बता दूंगा। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है भाई। अब आ जाते हैं एक बारी 4 सेक्टर मॉडल पे, बस डायग्राम देखना देखना यार। फोर सेक्टर मॉडल पे अगर आओगे तो एडी क्या होता है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एएस यानी वाई क्या होता है, वही कंजम्पशन, सेविंग और टैक्स, इनकम, इन 3 चीजों में खर्च होगी। इक्विलिब्रियम कहां होगा, एडी और एएस की बराबरी पे। एडी का फॉर्मूला ये पूरा लिखोगे, सी आई जी एक्स माइनस एम। एएस का फॉर्मूला ये पूरा लिखोगे, सी एस टी, सी से सी गया, आई जी एक्स माइनस एम इज इक्वल टू एस प्लस टी। तो ये आई जी एक्स, आई प्लस जी प्लस एक्स लिखो एक्सपोर्ट, और ये एम जो है एस प्लस टी, ये एम उधर ले जाओ प्लस हो जाएगा। हाँ जी, तो ये और बात बन जाती है, बीच वाले को मिटा देता हूं, पिछली क्लास में डिराइव करा रखा था। तो 4 सेक्टर में ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। तो यहां पर और कर्व बनाने पड़ेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, कर्व का मॉडल वही रखना है, रेशमा भी आ जाएगा। जिस बच्चे को डायग्राम समझ नहीं आएगा माधव, एक बारी दोबारा मैं समरी करके बता दूंगा ताकि आपको एकदम से समझ में आ जाए। एक बार दिखा रहा हूं बस मॉड्यूल से, ठीक है। 4 सेक्टर के डायग्राम पे आ जाते हैं, आ जा भैया 4 सेक्टर। देख रहे हो अभी तो मसाला बहुत सारा है। ये लो जी, अब इसने यहां पर तुम्हारा काम बहुत आसान कर दिया। बच्चों को कह रहा है कि मॉड्यूल से गलती हो गई है 3 सेक्टर के अंदर इतने सारे झोल दिखा के, ठीक है। हां समर्थ होता है लेकिन अलग अलग नहीं बना रखे मॉड्यूल ने। तो कहता है ये तो मेरा एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, सी प्लस एस प्लस टी, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, देखा यहीं छोड़ दिया, इसको यहां तक ले जाना चाहिए था, सी आई जी एक्स माइनस एम, ये इक्विलिब्रियम है। अबे अब बनाना सी, इसमें एक और बना सी प्लस आई, एक और बनाता सी प्लस आई प्लस जी, कुछ नहीं बनाया इसने, कुछ नहीं बनाया भैया। अब समझ गया बच्चों को कि यही है एडी, यहां तक टच करना चाहिए था इसको, ठीक है। ये है हमारे पास एएस, ये हो गया एडी, दोनों बराबर इस पॉइंट पे। नीचे सेविंग टैक्स और इंपोर्ट सबको प्लस करके यहां से निकाल दो कर्व, आईजीएक्स एक्सपोर्ट भी कांस्टेंट मान लिए, यहां से निकाल दो, बस ये इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम, यही दिखा रखा है। कितना आसान बना दिया ना, वरना तो ये कैसे करता पिछली बार की तरह, सी बनाएंगे, सी प्लस आई बनाएंगे, सी प्लस आई प्लस जी बनाएंगे, फिर सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट बनाएंगे, इसको बोलेंगे एडी 4 सेक्टर में। फिर निकलेगा ये एएस, ये होगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। फिर नीचे अलग बनेगा, बकवास करता है। अब जिस बच्चे को डायग्राम की क्लैरिटी नहीं हुई है, मैं एक बार अच्छे से क्लैरिटी दे देता हूं, आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए दोस्त। लो जी, 3 डायग्राम बनाऊंगा इक्विलिब्रियम के, इधर लिखेंगे 2 सेक्टर वाला, इधर लिखेंगे 3 सेक्टर वाला, इधर लिखेंगे 4 सेक्टर वाला। आप भी डायग्राम बना लेना अपने नोट्स के अंदर, ठीक है। चलो जी, अगर आप चाहते हो कि मैं अब बना के दिखाऊं तीनों डायग्राम, तो एक बार थम्स अप कर दो। थम्स अप करने से मुझे पता लग जाएगा आप लोगों को जरूरत है कि क्लैरिटी दे दूं मैं तीनों डायग्राम के बारे में एक बारी, ताकि सॉर्ट हो जाए मामला आपका। जल्दी जल्दी थम्स अप करेंगे, मुझे आइडिया हो जाएगा कि आपको जरूरत है, नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा यार। चलो जी, बच्चे कह रहे हैं हाँ जी हाँ सर बता दो। चलो जी उस्ताद, तो देख लो 2 सेक्टर के अंदर सबसे पहले इधर बनाएंगे हम
मॉड्यूल वाला डायग्राम बनाऊंगा, मॉड्यूल वाला, एडीएएस वाला बना ले पहले। देखो जी, ये है एग्रीगेट सप्लाई तीनों में 45 डिग्री लाइन, तीनों के अंदर एग्रीगेट सप्लाई है। बस यहां पर इसको C प्लस एस बोलते हैं, इधर इसको C प्लस एस प्लस टी बोलते हैं, इधर भी इसको C प्लस एस प्लस टी बोलते हैं। बस यही है, ठीक है जी, ओके। चलो भैया, अब इसने जबरदस्ती 2 सेक्टर में एक कंजम्पशन कर्व बना रखा है। ये रहा कंजम्पशन कर्व, इसका कोई लेन देन नहीं है। फिर बनाया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, इसको बोलेंगे एडी, और मॉड्यूल में एडी लिखा ही नहीं है, ठीक है जी। तो यहां पर गुलाबी रंग का पॉइंट है, यहां पर ये एडी और ये एएस बराबर है, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये अबव वाला पोर्शन हो गया। 3 सेक्टर में आ जाओ, जैसे कंजम्पशन कर बनाया हुआ ना जबरदस्ती फालतू में मजे लेने के लिए, कंजम्पशन बना दिया, ठीक है। फिर एक और बना दिया कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी ऐसा कर 3 सेक्टर है, लेकिन यहां पर तो अब गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कांस्टेंट मान लिया इसने, तो C प्लस आई में अगर मैं जी भी ऐड कर दूंगा, भाई देखो ना यहां पर एडी क्या होता है, C प्लस आई प्लस जी, इधर एडी क्या होता था, C प्लस आई, तो जी भी ऐड करो ना इसमें, तो जी भी ऐड कर दिया, एक नया कर्व आ गया, इसको C प्लस आई प्लस जी लिखा मॉड्यूल में, और इसको एडी मान लेना भैया। तो यहां पर गुलाबी रंग से एडी ये रहा, एएस ये रहा, इन दोनों ने कट किया है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहां पर इक्विलिब्रियम इनकम डिसाइड हो रही है, इसमें इधर हो रही है। ओके जी, ओके जी। एक और ले लो, इधर क्या करना चाहिए था इसको, C फिर बनाता C प्लस आई, फिर बनाता C प्लस आई प्लस जी, और फिर बनाता C प्लस आई प्लस जी, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट का ऐसे बनाता, ये तुम्हारा एडी होता, ये इक्विलिब्रियम होता, ये इक्विलिब्रियम इनकम होती। लेकिन डर गया वो, उन्होंने बोला बच्चों को पहले ही बहुत कंफ्यूज कर लिया है, इतने सारे कर्व मत बना, तो इसने नहीं बनाए भाई। इसने क्या किया, क्या किया क्या किया क्या किया, मॉड्यूल के हिसाब से इसने सीधा एक कर्व बना दिया यूं, और इसको पूरा लेके जाना चाहिए था, इसको मैं लेकर गया हूं पूरा। ये बोला कि ये एडी है, C प्लस आई प्लस जी, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जितने भी वैल्यू बढ़ती जा रही है सबको कांस्टेंट मानता जा रहा है, इसलिए कर्व पे कोई फर्क नहीं है, ये इक्विलिब्रियम में ये हो गया, इतनी इक्विलिब्रियम को मैं बोलो जी, मॉड्यूल के हिसाब से सॉर्टेड है, इजी पीजी हो गया, तीनों डायग्राम एक साथ करके बना दिए, ठीक है। अब नीचे भी बना रखे हैं डायग्राम, नीचे भी बना रखे हैं, नीचे भी बना रखे हैं भैया। इधर सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बनाना होता है, तो ये वाला पॉइंट कोई भी नीचे तक ले जाओ, ले गए, इक्विलिब्रियम वाला है ना, इसके हिसाब से बनाना है। एक बनाओ इन्वेस्टमेंट, सेविंग भी निकाल दो यहीं से ही, बस खत्म। इसके नीचे आ जाओ, यहां पर क्या कहते हैं, एडी इज इक्वल टू एएस है ना, तो इधर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की इक्वालिटी दिखा रखी है, इसमें दिखानी पड़ती है, नेगेटिव ले जाओ पहले। एक तो तुम्हारे पास होना चाहिए आई प्लस जी, आई प्लस जी, तो इधर एक कर्व बनाओ, इसमें लिख दिया आई, और एक और बना दो, इसमें लिख दिया आई प्लस जी। ये बनाने की जरूरत नहीं थी वैसे। और सेविंग कर्व ऐसा होता है, इसमें टैक्स को कांस्टेंट अज्यूम कर लो, सेविंग प्लस टैक्स लिख दिया, और दोनों की कटौती मुझे इस वाले पॉइंट पे करानी थी, तो यहीं से एक पॉइंट ले आते हैं, ये लो जी, सेविंग प्लस टैक्स, दैट्स इट। जो ये इक्विलिब्रियम है वो यहां पर सेट हुआ है, यही वाली सेम लेवल है, ए वही, ठीक है। आगे बनो, इधर क्या करना चाहिए था, इधर दिखाना है ये आई जी एक्स एस प्लस टी प्लस एम के बराबर। क्यों, आई जी एक्स इधर प्लस है, एस प्लस टी है, इंपोर्ट उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का कैसे हो जाएगा, ये कर रखा है मैंने, आई जी एक्स और एस प्लस टी प्लस एम। तो इधर क्या कर रखा है, आप एक कर्व बनाओ, सबसे पहले आई बनाओ, आई प्लस जी बनाओ, जैसे ये बना रखा, ये रहा देखो, आई बनाओ, आई प्लस जी बनाओ, फिर आई प्लस जी प्लस
एक्स बनाओ। 3 कर्व बनने थे लेकिन इसने एक ही बना के तुम्हें आसान कर दिया काम। ठीक है जी, तो हम भी ऐसे ही करेंगे, इधर भी एक ही कर्व बना दिया, इसको ही बोला आई जी प्लस एक्स। चलो जी, यहां पर एस टी और इंपोर्ट इन दोनों को कांस्टेंट मान लिया, इसके अंदर ही प्लस कर दिया, तो ये भी सेम इक्विलिब्रियम है। ऐसा डायग्राम बना रखा है, तुम भी नोट्स के अंदर तीनों डायग्राम बना लेना। ठीक है, ओके। चलो जी आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली मेरे को तो आपको यह बताना था कि जो ये वाली साइड होती है, ये वाली साइड होती है, ये होती है इंजेक्शन की साइड, ये वाली साइड होती है लीकेज की साइड। लीकेज का मतलब वो चीजें जिसकी वजह से हमारे देश की नेशनल इनकम कम हो जाए। लीकेज का मतलब वो आइटम्स जिसकी वजह से हमारे देश की नेशनल इनकम कम हो जाए, और इंजेक्शन का मतलब वो आइटम जिसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ जाए, प्रोडक्शन बढ़ जाए। अब एक कंटेंट दिया हुआ है आपको, सर घूम गया कोई बात नहीं चंद्र भाई, एक बार और सर घूमेगा जब खुद बनाओगे, खुद भी बना लेना। खैर डायग्राम इतने इंपॉर्टेंट होते नहीं है, लेकिन भैया पूरे नंबर स्कोर करने तो एक बार खुद बना के देख लेना। जितना मुश्किल सीखते हुए लगता है ना, मॉड्यूल वाले भी समझते हैं, पेपर के अंदर यहां से क्वेश्चन बहुत आसान आता है। ठीक है, चलो जी, कोई नहीं, मैं आपको लीकेज के बारे में बता रहा हूं क्योंकि लीकेज का कंटेंट दिया हुआ है मॉड्यूल में। भैया लीकेज के रीजन क्या होते हैं, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से नेशनल इनकम कम हो जाती है, तो वो ये 3 चीजें हैं। तुम सेव करोगे पैसा तो इसका मतलब खर्चा नहीं कर रहे हो, खर्चा नहीं करोगे तो दुकान वाले का माल कैसे बिकेगा, माल नहीं बिकेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो वो प्रोडक्शन कम करेगा, तो नेशनल इनकम कम हो जाएगी। टैक्स लीकेज कैसे है, सरकार तुम पे टैक्स लगाएगी, तुम पैसा कम खर्चोगे, फिर आउटपुट कम होगा। इंपोर्ट, तुम विदेशों से माल इंपोर्ट करा रहे हो तो देश में घंटा प्रोडक्शन होगा। सर आ रहा है समझ में राजवीर सिंह, बहुत बढ़िया भाई, तुमने मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है। ठीक है, तो एक बार लीकेज के रीजन देख लेते हैं, क्योंकि लीकेज का ही रीजन दिया हुआ है, इंजेक्शन पे इंजेक्शन नहीं दिए हुए, तो लीकेज के रीजन यहां दिए हुए हैं। हमारे यहां पर लीकेज के कॉजेस क्या है, द लीकेजेस आर कॉज्ड ड्यू टू, लीकेज के कॉज क्या है, एक तो प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्सेशन। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है बढ़ता हुआ टैक्स, टैक्स के जो बढ़ते हुए रेट है, इसकी वजह से लोग क्या करते हैं, अपना कंजम्पशन बढ़ाते ही नहीं है, कंजम्पशन नहीं बढ़ाते भैया, लीकेज हो जाती है। तो लिखा है टैक्सेशन की वजह से विच रिजल्ट इन नो अप्रिसिएबल इंक्रीज इन कंजम्पशन। कितनी मुश्किल लैंग्वेज लिखता है ना, कहता है टैक्स इंक्रीज होने से कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता तुम्हें ताकि आप अपना कंजम्पशन बढ़ा लो। हाँ, टैक्स बढ़ जाता है तो तुम्हें अपनी इनकम का एक अच्छा खासा पोर्शन सरकार को देना पड़ता है, तुम पैसा खर्च नहीं कर पाते। जब तुम पैसा खर्च नहीं कर पाओगे तो दुकान वाले को मिलेगा कैसे, उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। तो हमारे देश में नेशनल इनकम के कम होने का एक बड़ा रीजन ये है टैक्स। तो ध्यान रखना, लीकेज मतलब नेशनल इनकम को कम करवाने वाले आइटम, तो टैक्स की वजह से भी नेशनल इनकम कम हो जाती है। एक है हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस। हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस का मतलब समझो, लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश। जब बंदे अपने पास कैश प्रेफर करते हैं, कहते हैं हम अपने पास ही कैश रखेंगे, हम नहीं खर्च कर रहे उसको, हम अपने पास कैश रखेंगे, आइडल सेविंग करेंगे, मतलब मस्त सेविंग करेंगे। ठीक है, हम अपने पास पैसा रखेंगे और इसकी वजह से हमारी फॉल हो जाती है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एमपीसी फॉल। यार ये लैंग्वेज क्यों यूज कर दी, तुम्हें परेशान करने के लिए, लेकिन मतलब बता देता हूं। एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, यानी इनकम बदलने की वजह से हमारा कंजम्पशन कितना बदलेगा। ठीक है, अगर एमपीसी फॉल हुई है तो इसका मतलब हमने अपना कंजम्पशन कम कर दिया है। तो जब तुम पैसा बचाकर रखोगे, सेव करके रखोगे, होल्ड करके रखोगे, तो एमपीसी फॉल हो जाएगी, कंजम्पशन फॉल हो जाएगा। दोस्त जब कंजम्पशन फॉल होगा, नेशनल इनकम ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। समर्थ जोशी पूछ रहे हैं कि सर लीकेज पर एमसीक्यूज किस टाइप के आते हैं। वो तो इक्विलिब्रियम की 2 साइड वाले आ जाते हैं, लीकेज का एग्जांपल पूछ लेगा, लेकिन मॉड्यूल में दिया हुआ इसलिए बता रहा हूं मैं बस। ठीक है, ओके। लिखा है इंक्रीज्ड डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स being met out of the existing stocks और through imports। कहता है existing stock का मतलब हो गया सेकेंड हैंड। जब तुम सेकेंड हैंड सामान खरीदने लगो, सेकेंड हैंड माल खरीदने लगो, तो मतलब पुराना माल बिका जा रहा है, एग्जिस्टिंग स्टॉक, तो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन होएगा ही नहीं,
तो फिर नेशनल इनकम गिरेगी। जब तुम इंपोर्ट से अपना कंजम्पशन, अपनी डिमांड को सेटिस्फाई करने लगो, विदेशों से माल खरीदने लगो, तो अपने देश में प्रोडक्शन होगा ही नहीं। ठीक है। एडिशनल इनकम स्पेंट ऑन परचेजिंग एग्जिस्टिंग वेल्थ और परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड शेयर्स फ्रॉम शेयर होल्डर्स और बॉन्ड होल्डर्स। कहता है कि जो तुम्हारी इनकम बढ़ रही है तो उससे तुम कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी, वेल्थ का मतलब प्रॉपर्टी होता है, या किसी कंपनी के, गवर्नमेंट कंपनी के शेयर खरीद रहे हो, कुछ भी खरीद रहे हो, इससे कोई नेशनल इनकम नहीं बढ़ती भाई साहब। प्रॉपर्टी खरीदने से और शेयर खरीदने से, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी के हो चाहे प्राइवेट कंपनी के हो, एग्जिस्टिंग तुम पुराने शेयर खरीद रहे हो, फ्रेश शेयर की बात नहीं कर रहा, पुराने शेयर्स की बात कर रहा हूं, खरीदने से कोई नेशनल इनकम नहीं बढ़ती। मैंने अगर आज टाटा के शेयर खरीद लिए तुमसे, तो बस कुछ नहीं हुआ उससे, पहले तुम मालिक थे शेयर के, अब मैं मालिक हो गया, इनकम जनरेशन नहीं हुई। ठीक है। बुक में है ये रेशमा, मैं बताता हूं बुक में कहां है ये। यार तुम पूछ रहे हो कि बुक में कहां है, लीकेज के पॉइंट बुक में है। मेरे बाबू को बुक में देखने हैं, लो बुक में देख लो पापा, बाबू बुक में देख लो, बुक में देख लो बेटा। पेज नंबर 6.52 पे दिए हुए, ये दिए हुए पॉइंट्स। ठीक है जी। अगला पॉइंट बताता हूं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ कॉर्पोरेशंस। कंपनी ने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, कंपनी ने बहुत सारा प्रॉफिट अपने पास बचा के रख लिया, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। जब बचा के ही रख लिया, दूसरों को बांटा ही नहीं, डिविडेंड बांटा ही नहीं, तो डिविडेंड नहीं बढ़ा तो खर्च कैसे होगा, तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा उससे। ठीक है। बोलता है पार्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन इनकम, जब तुम्हारी इनकम, सैलरी बढ़ जाती है, इंक्रीमेंट हो जाता है, यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ डेट। तुम अपनी इंक्रीमेंट का, अपने अप्रेजल, जो तुम्हारी सैलरी बढ़ी है उसको तुम अपने लोन चुकाने में इस्तेमाल कर रहे हो, तो लोन चुकाने में इस्तेमाल कर रहे हो तो कंजम्पशन नहीं हो रहा, तुमने पहले कुछ लिया होगा, उसके लोन ही लोन चुकाए जा रहे हो, तो नेशनल इनकम कैसे बढ़ेगी। ठीक है। ओके। कहता है जब देश के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब सब नौकरी कर रहे हैं, सारे रिसोर्स पूरे इस्तेमाल हो रहे हैं। अब अगर तुमने इन्वेस्टमेंट करी, भैया एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है ना C+I, अगर तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो डिमांड बढ़ा रहे हो ना डिमांड। हाँ, कहता है इसी तरीके से सोचना है जिस तरीके से लिखा है मैंने। कहता है देश में फुल एम्प्लॉयमेंट है और तुमने इन्वेस्टमेंट कर दी, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी है देश में। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब सब कुछ नौकरी पे लगा हुआ है। अब तुम देश में सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। अगर तुम डिमांड बढ़ा रहे हो तो माल और ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकता, क्योंकि ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट है। इन्वेस्टमेंट करने का फायदा ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, डिमांड बढ़ा रहे हो। भैया इन्वेस्टमेंट करने का मतलब तुम कुछ फर्नीचर खरीदना चाहते हो, फर्म कुछ खरीदना चाहती है, मशीनरी खरीदना चाहती है ना। सप्लाई कांस्टेंट है, सप्लाई तो उतनी है क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है। अब तुम डिमांड बढ़ा रहे हो तो यहां पर चांस है प्राइस बढ़ जाएगा। लिमिटेड आउटपुट है, सिर्फ तुम मजे ले, मतलब ज्यादा खरीदना चाह रहे हो तो ये सेलर्स रेट बढ़ा देंगे, तो ऐसे प्राइस लेवल बढ़ता रहेगा। दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेशन। ओके। कहता है स्केर्सिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिस्पाइट हैविंग हाई एमपीसी। कहता है अगर तुम लोग कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हो, एमपीसी मतलब मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कंजम्पशन बढ़ाना चाहते हैं, हम पैसा खर्च करना चाहते हैं, लेकिन गुड्स अवेलेबल ही नहीं है, स्केर्सिटी है, उसकी शॉर्टेज है। कह रहे भाई साहब हम तो खर्चा करके देश की नेशनल इनकम बढ़ाने को तैयार है, लेकिन माल अवेलेबल नहीं है। माल अवेलेबल नहीं है तो स्केर्स लीकेज होगी। वेरी गुड सुमन साहू भाई। ठीक है। तो ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, एग्जाम के लिए थोड़े कम ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें जानने हैं दोस्तों। खैर ये सारी बातें हुई, मेरा मकसद क्या है आपको पढ़ाने का आज की क्लास में। आज की क्लास में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाना चाहता हूं। दिस टॉपिक इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये पढ़ाना चाह रहा था, और तुम्हारे पेपर के अंदर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ध्यान रखना। हाँ मदारा, इसके ऊपर एमसीक्यूज होंगे। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम के लिख सकते हैं। देखो, इनकम के बढ़ने पर जब हम अमीर हो जाएंगे तो कंजम्पशन भी बढ़ाएंगे ना कंजम्पशन। यस,
सेविंग भी बढ़ाएंगे ना सेविंग, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी ना इन्वेस्टमेंट। हाँ, इनकम के बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़ती है, लेकिन जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, इसके बढ़ने से इनकम भी बढ़ती है। क्या बोला मैं ही बोला कि इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज कर दोगे तो उसकी वजह से देश की टोटल इनकम भी बढ़ेगी, ऐसा होता है। और टोटल इनकम कितनी बढ़ेगी इस बात को बताता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यह बताता है कि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से कितना बदलाव आएगा इनकम में। इसके ऊपर पेपर में फॉर श्योर क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आ रहा है? लैग आ रहा है? मैं रुक जाता हूं, लैग आ रहा है तो टेंशन मत लो। लैग ठीक हो तो बताओ यार, लैग आ रहा नहीं आ रहा? ढंग से देखो यार, लैग नहीं होगा, हैंड होगा, हैंड आ रहा है, हैंड आ रहा है यार, लैग नहीं आ रहा, लैग नहीं आ रहा यार, हैंड आ रहा है। लैग तो ये आ रहा है, ये रहा लैग। हाँ, नो लैग, ओके, ऑल ओके ना, चला गया। तो भैया इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यूज निकालनी आएगी न्यूमेरिकली। मिनिमम वैल्यू इसकी 1 होती है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी इंफिनिटी होती है। ये एक क्वेश्चन बनता है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को कैलकुलेट करने के 3 फॉर्मूलाज होते हैं हमारे पास। एक फॉर्मूला है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, सॉरी यही फॉर्मूला है, सॉरी क्या, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इको की लैंग्वेज देखो, चेंज इन इनकम, ये जो निशान है ना, इसको इको में बोलते हैं ड्यू टू या बिकॉज ऑफ। तो चेंज इन इनकम बिकॉज ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के चेंज होने की वजह से इनकम कितनी बार, कितने गुना बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, पेपर में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट 1000 से चेंज हुई है और इनकम चेंज हो गई 2000 से, यानी इसकी वजह से इनकम 2000 से चेंज हो गई। पहले कितनी थी, बाद में कितनी है, वो कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया। बोला मल्टीप्लायर निकालो, मल्टीप्लायर बोल रहा है तो पहले लिखेंगे ऊपर चेंज इन इनकम 2000, फिर लिखेंगे चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000, आंसर कितना आ गया 2, या फिर लिखो 2 टाइम्स। या मल्टीप्लायर बताता है कि इनकम कितने टाइम्स, कितने मल्टीपल टाइम्स बढ़ जाएगी। तो 2 बार बढ़ गई, जितनी इन्वेस्टमेंट बढ़ी थी उसकी डबल हो गई। या फिर देखो, अगर लिखा है चेंज इन इन्वेस्टमेंट 1000, चेंज इन इनकम 5000, तो इनकम कितने गुना बढ़ गई है? 5 गुना बढ़ गई है। तो मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे? चेंज इन इनकम चेंज इन इन्वेस्टमेंट, आंसर 5 आएगा, 5 गुना बढ़ गई है। आसान है या नहीं है? बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है ना। अब देखो दोस्त, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, कहता है इनकम चेंज हुई है 5000 से, मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5, तो बताओ इन्वेस्टमेंट कितनी चेंज हुई होगी। हम बोलेंगे तू तो भाई घुमा रहा है, लब सर ने सिखा रखा है। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इस फॉर्मूले में 3 आइटम है, 1 2 3। एग्जाम में तुम्हें 2 दिए होंगे, तीसरा निकालने के लिए बोलेगा। तो यहां पर तो मल्टीप्लायर गिवन है क्वेश्चन में। चेंज इन इनकम कितना है? 5000। चेंज इन इन्वेस्टमेंट कितना आएगा? इसको ऊपर ले जाओगे, 5 को नीचे ले आओगे तो 1000 आ जाएगा। इतनी कैलकुलेशन मैं करके दिखाऊंगा नहीं। तो आपके सामने एक एमसीक्यू है, क्वेश्चन में मैं बोल रहा हूं आपको मल्टीप्लायर की वैल्यू दूंगा अभी। चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है 1000, आपको बताना है चेंज इन इनकम कितना होगा। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शन है। 2000, 3000, 4000, 2500। मल्टीप्लायर की वैल्यू है 3। अब हुआ है क्वेश्चन कंप्लीट। अब आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे। आपको मैं दे रहा हूं यहां पर 45 सेकेंड्स। बताओ जी, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, चेंज इन इनकम निकालना है। कैसे निकालोगे? यहां भी सॉल्व करता रहता हूं आपकी हेल्प के लिए। मल्टीप्लायर होता है चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर का वैल्यू क्वेश्चन में 3 गिवन है, चेंज इन इनकम ये पूछा है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है।
कोई भी कर लेगा अब तो। हाँ शिवानी रावत, अदिति, बहुत बढ़िया। इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे पेपर में। चलो जी, इसको उधर ले जाओ, 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3000 हो जाएगा। ये चेंज इन इनकम की वैल्यू आ गई है, ये रहा 3000। सी वाले के साथ जाएंगे और सी को ठीक करेंगे। सबसे जल्दी आंसर दिया देव, मयंक, हर्षिता, अरुण, अक्षत, पीयूष, मदारा, कनव, लवेश और नीलेश। वेरी गुड भाई। चलो जी, चलो जी, मैंने बोला अब बताता हूं। मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूला होते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। 2 फॉर्मूला और होते हैं, वो डिराइव करने पड़ते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए डिराइव नहीं कर रखे, विदाउट डेरिवेशन तुम्हें सिर्फ लर्न करने हैं, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमपीएस। तो अगर क्वेश्चन में तुम्हें एमपीएस की वैल्यू देगा, मान लो एमपीएस की वैल्यू दी है 0.2, तो 1 अपॉन एमपीएस करके मल्टीप्लायर निकालो। बताओ जी कितना आएगा। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको। 1 अपॉन एमपीएस करके 2 आएगा, 20 आएगा, 5 आएगा, या नन ऑफ द अबव होगा। 30 सेकंड से तुम्हारे पास। मैं भी तुम्हारे साथ साथ सॉल्व कर लेता हूं। दूसरा फॉर्मूला बताया ना 1 अपॉन एमपीएस, तो 1 अपॉन 0.2, एमपीएस गिवन है 0.2, सीधा सीधा आंसर 5 आ रहा है। तो 5 के साथ चले जाएंगे, सी वाला विल बी द राइट आंसर। अब मैं देखूंगा जिस जिस बच्चे ने गलत दिया होगा आंसर यहां पर। और थर्ड फॉर्मूला होता है, तीसरा भी यहीं लिख देते हैं, 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी। वैसे तो एमपीएस और एमपीसी का टोटल 1 होता है ना, तो एमपीएस की जगह हमने 1 माइनस एमपीसी लिख दिया, बस ऐसी लिख दिया, ठीक है ना। तो ये 3 फॉर्मूलाज हो गए हैं मल्टीप्लायर के, ध्यान रखना, ठीक है जी। सी वाला यहां पर राइट आंसर है। करण, मदारा, नमन, वंशिका, अक्षत, आस्था, पीयूष, मयंक, सिंह, नीलेश, अरुणपाल। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे भाई। क्वेश्चन इस बार पूछेंगे एमपीसी की वैल्यू देकर। एमपीसी की वैल्यू गिवन है आपको, थोड़ी देर में बताऊंगा। आपको सिर्फ मल्टीप्लायर निकालना है, क्योंकि तुम पहले ही गैस करना स्टार्ट कर दोगे तो बच्चे रह जाएंगे, ठीक है। 2 1 3 4 और एमपीसी की वैल्यू है 0.5। बताओ जी मल्टीप्लायर कितना आएगा। 30 सेकंड देता हूं तुम्हें। चलो जी, बहुत आसान है। यश आदित्य, थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई। कोई बात नहीं मुस्कान कुमारी, मैं समझ रहा हूं। योगेश सिंह कह रहे हैं सर ऐसा मत करो, मतलब हाँ श्वेताक्षी, हाँ रौनक पारिक, बिल्कुल दे सकते हो आंसर चैट में। जिनका पोल नहीं चल रहा आप चैट में आंसर दो यार, मैं देख तो रहा हूं। साक्षी, यश, अलीना, नीलेश, स्नेहा, सवाई, मान्या, अश्मित, मोहम्मद इस्तियारुल। देखो भैया, मल्टीप्लायर का यहां पर फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, तो 1 अपॉन 1 माइनस 0.5, कैलकुलेटर से भी देख लेना 0.5 ही होता है। अब इसको कैलकुलेट करोगे 2 आएगा आंसर। 2 दिया हुआ है ऑप्शन ए पे। अल्पोन, वेदांत, नवरीत, मदारा, देव, लवेश, अमन, अक्षत, पीयूष, वंशिका। आजकल पृथ्वीराज जी और रुशील जी सही आंसर नहीं दे पा रहे क्या? करण भाई सही चल रहे हैं, मदारा सही चल रही है। एक अजीब क्वेश्चन पूछ लूं आपसे। मल्टीप्लायर आपको कैलकुलेट करना है, एमपीएस आपको 0.5 गिवन है, बस ऑप्शन ए है। नहीं ये क्वेश्चन ही नहीं है। मल्टीप्लायर आपको गिवन है 2, एमपीएस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। एमपीएस की वैल्यू 2, 1, 0.5, 0.2। बताओ जी क्या आंसर आना चाहिए। 30 सेकंड है तुम्हारे पास, मैं भी साथ साथ सॉल्व करता हूं। भाई साहब कभी कभी देखो कितना चालाक है,
मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है 1/MPS। तो आपको एमपीएस की वैल्यू दे दी और ये पूछ रहा है, ये तो नॉर्मली होता है। इस बार मल्टीप्लायर की वैल्यू दे दी 2 और आपसे पूछ रहा है एमपीएस निकालो, तो एमपीएस को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे ले आओ। 1/2 कितना होता है? बच्चा बच्चा जानता है 0.5, मैथ्स में बहुत अच्छे तरीके से सिखाया जाता है। सी वाला राइट आंसर है, राइट, सही है ना, सी वाला। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी आपको एमपीएस की वैल्यू दे देगा, कभी एमपीसी की वैल्यू दे देगा, फिर कुछ ना कुछ पूछता रहेगा ऐसे कर करके। चलो जी सी वाले के साथ चलते हैं, इसको टिक करते हैं। नवरीत, अल्पोन, करण, फैजान, आयोग, प्रिंस, कनव, मयंक, चंदू भाई, लवेश जी। देखो भैया एक बात और आपको बताता हूं, इधर दिया हुआ है आपको मल्टीप्लायर का वैल्यू अगेन 2 और एमपीसी का वैल्यू पूछा है। ऑप्शन ए पे दिया हुआ है 2, ऑप्शन बी पे दिया हुआ है 0.5, ऑप्शन सी पे दिया हुआ है 5, ऑप्शन डी पे दिया हुआ है 0.2। बताइए एमपीसी का वैल्यू क्या आएगा? एमपीसी का वैल्यू क्या आएगा? अच्छा यश आदित्य, ठीक है। यहां पर क्या है, खेल रहा है तुमसे, मल्टीप्लायर का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? भाई वो फॉर्मूला लगेगा जिसका पूछा है, एमपीसी का लगेगा 1/1 - एमपीसी। तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लायर की वैल्यू आपको गिवन है, क्या गिवन है? 2 = 1/1 - एमपीसी। इस पूरे को उठा के ऊपर ले जाओ, 1/1 - एमपीसी ले गए, इस 2 को नीचे उतार दो, इस 1/2 का मतलब होता है 0.5, 1/MPC = 0.5 आ गया। ये एमपीसी उधर ले जाओ, माइनस का था ना, प्लस का हो जाएगा, 0.5 उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा। तो इसमें से ये गया तो भी 0.5 ही बचता है। एमपीसी की वैल्यू यहां पर भी 0.5 आएगी, बी के साथ जाएंगे, ये सही आंसर है। ज्यादातर बच्चे सही हैं यहां पर, चंदू भाई, लवेश, देव, अल्पोन, नमन, नीलेश, रेनी जैन, वंशिका, प्रथम और हर्षिता। रेनी जैन, रेनी नाम बहुत अच्छा है भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। सर्वेश अग्रवाल, गलती से सी लगा दिया, मैं समझ रहा हूं। चलो जी देखो दोस्त, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वर्ड देखो क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट हमारी देश की इनकम को कितना मल्टीप्लाई कर रही है, यह बोलता है। इसके लॉजिक क्या है, कहता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज अगर कर दोगे ना तुम पहले, तो उसकी वजह से इनकम भी बहुत मल्टीपल टाइम इंक्रीज हो जाएगी। इसको डायग्राम से भी दिखा सकते हो आप, हाँ मॉड्यूल में इसका डायग्राम बना रखा है, डायग्राम बना रखा है, इक्विलिब्रियम वाला डायग्राम ही है। तो देखते हैं कैसा है, आ जाओ जी आ जाओ, ये बना रखा है डायग्राम। पेज नंबर पहले दिखा दूं आपको, पेज नंबर 6.50 इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का डायग्राम है। 2 सेक्टर इकोनॉमी में डायग्राम दिखा रखा है, बस तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं किया हुआ। कहता है जी ये एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ठीक है जी, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व है, ठीक है जी, ओके। ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये वाला इन्वेस्टमेंट है, ये वाला सेविंग है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है जी। कहता है एक बार इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर देते हैं, उसकी वजह से इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। दिखाएं, मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखाएं। बच्चे बोलते हैं हां दिखाओ, ठीक है, दिखाते हैं दिव्यांश। इसने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट का अमाउंट इंक्रीज कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट अब किसी और लेवल पे पहुंच गई, पुरानी इन्वेस्टमेंट और बढ़ी हुई इन्वेस्टमेंट। तो अब ये सेविंग नए वाले इन्वेस्टमेंट कर्व को यहां कट कर रहा है, तो यहां इक्विलिब्रियम आ गया, तो इनकम पहले से ज्यादा बढ़ गई। चलो जी, अब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ी है, पहले एडीसी प्लस आई था, इन्वेस्टमेंट अब कुछ और हो गई, तो जितनी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है उतने ही अमाउंट से एडी को बढ़ा दो, नया वाला एडी आ जाएगा। तो अब एडी कर्व यहां पहुंच गया, तो इक्विलिब्रियम इधर से शिफ्ट होकर इधर आ गया। इस पर देखोगे तो इनकम ज्यादा है, पहले ये थी अब ये है। तो कहते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है इसकी वजह से इतना बदलाव आ गया इनकम में, ये इनकम बदल गई। तो ये मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखा दिया, बस और कुछ नहीं किया। मजे लेने की कोशिश यहां पर भी पूरी पूरी की गई है, ठीक है।
नॉर्मल सा डायग्राम है, ये चौथा डायग्राम हो गया जो आपको ध्यान रखना है। आप बोलोगे सर एक बार दिखा दो, यहां पर दोबारा बना के दोबारा देख लो यार। मान लो ये एएस है, ये एडी है, यहां पर इक्विलिब्रियम है तो नीचे भी इक्विलिब्रियम यही होगा। ये इन्वेस्टमेंट है और यहां से सेविंग कट करके गई है। कहता है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, मान लो इतनी बढ़ा दी तो नया इन्वेस्टमेंट कर्व आ गया। ये कुछ ना कुछ डेल्टा आई इंक्रीज किया है। कहता है फिर एडी कर्व भी बदल जाएगा, डेल्टा आई इंक्रीज किया है तो नया एडी आएगा, तो नया इक्विलिब्रियम यहां आएगा। यहां देखो इनकम पहले से ज्यादा बढ़ गई, पहले इतनी थी, सॉरी इनकम पहले से ज्यादा बढ़ गई, पहले इतनी थी अब इतनी हो गई, और यहां पर इक्विलिब्रियम यहां हो गया तो पहले से ज्यादा बढ़ गई। बस यही दिखा रखा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा रखा। आपको बस ऊपर नीचे करना आना चाहिए। क्या बोला है पृथ्वीराज सिंह? नो मेरे भाई ने भी इशू है। नीरव भाई क्या बोलते हो? अच्छा नितिन सिंह बोल रहे सर हैवी हो रहा है, न्यूमेरिकली करा दो। हाँ तो न्यूमेरिकली कराता हूं, टेंशन मत लो। अब आते हैं मॉड्यूल के एमसीक्यूज पर। ये क्या बोलते हैं, चलो जी आसान क्वेश्चन है। बोलता है इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 400। कहता है इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो या डिक्रीज हो दोनों का मतलब डेल्टा ही होता है। डेल्टा मतलब चेंज, कितनी? 400 से। चेंज इन इन्वेस्टमेंट 400 दिया हुआ है। कहता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.8, एमपीसी 0.8 गिवन है। ठीक है जी। कहता है कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम यानी डेल्टा वाई निकालना है, ठीक है। एंड सेविंग यानी इंक्रीज इन सेविंग भी निकालना है, डेल्टा एस। देखो भैया मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। यहां से क्वेश्चन कनेक्ट करेंगे। आपको डेल्टा आई गिवन है 400, डेल्टा वाई निकालना है। यह तब निकल सकता है जब आपके पास के आ जाए। कौन आ जाए? के, यानी मल्टीप्लायर आ जाए। और इस के के लिए इसने एमपीसी दिया है, तो के क्या होता है? 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी की जगह लिखो 0.8, 1/0.2 आएगा माइनस करके, आंसर आ जाएगा 5। तो मल्टीप्लायर की जगह तुम 5 पुट करना। डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई क्वेश्चन में 400 गिवन है। अब यहां ले जाओगे तो डेल्टा वाई की वैल्यू 400 को 5 से मल्टीप्लाई करना 2000 आएगी। इतना तो तुम्हें आता ही होगा, इतना मैथ तो आता ही होगा यार। ठीक है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है भैया। चलो जी एक बात हो गई। अब डेल्टा वाई आ गया, डेल्टा एस भी पूछा है। भाई साहब डेल्टा एस कौन से फॉर्मूले में आता है? याद करो याद करो, डेल्टा एस एमपीएस, एमपीएस में आता है ना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। वैसे वाली गेम खेलो। एमपीएस होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। अब एमपीएस हमारे पास है ही नहीं, एमपीसी है। अब बच्चे तुम जानते हो ना एमपीसी प्लस एमपीएस 1 होता है, तो एमपीएस निकलेगा 1 माइनस एमपीसी। एमपीसी 0.8 है, इसको 0.2 कर दोगे। अब ये मत बोलना सर ये वैल्यू कहां से आई, ठीक है। तो एमपीएस की जगह तो 0.2 मैंने लिख दिया। चेंज इन सेविंग निकालना है, चेंज इन इनकम अभी अभी निकाला ताजा ताजा, इसको उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देना, 400 आएगा। हाँ जी 400 आ जाएगा चेंज इन सेविंग। तो ये आया 400 और ये आया था 2000। इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। चाहे थोड़ा फास्ट सॉल्व कर दिए होंगे हम, लेकिन आप दोबारा सॉल्व करके देखना। S इज इक्वल टू आई का लेन देन था ही नहीं यहां पर। साक्षी 2-4 न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा बस। 400 बिल्कुल सही बात है। ठीक है जी, मॉड्यूल के अंदर ऐसे सॉल्व कर रखा है, देख लेना। एक और क्वेश्चन, ऐसा ही क्वेश्चन है। कहता है इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाय 400। इन्वेस्टमेंट का इंक्रीज दिया हुआ है 400, ठीक है जी। लीड्स टू इंक्रीज इन नेशनल इनकम बाय 1600। इनकम या नेशनल इनकम 1600 से इंक्रीज हो गई। तो कैलकुलेट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कहता है एमपीसी निकालो। अरे यहां से मैं बहुत कुछ निकाल सकता हूं, एमपीसी एमपीएस दोनों निकाल सकता हूं। आपको बस बताना है एमपीसी कितना होगा
ऑप्शन ए 0.25, ऑप्शन बी 0.75, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 0.5। आपको टाइम देता हूं पूरे 1 मिनट का, आराम से सॉल्व करो इसको। लो जी, मैं बोलूंगा यहां सबसे पहले मल्टीप्लायर निकाल लो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई करके, उसके बाद मल्टीप्लायर की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर देना तो एमपीसी आ जाएगा। चलो करते हैं ट्राई। मल्टीप्लायर निकालेंगे, डेल्टा वाई की वैल्यू 1600, डेल्टा आई की वैल्यू ये रही 400, 4 आ जाएगा मल्टीप्लायर, आ गया। इस 4 को यहां लिखो, 4 आ जाएगा 1/1 माइनस एमपीसी। ये ऊपर ले जाओ पूरा का पूरा उठा के, 1 माइनस एमपीसी 1/4, ये 4 नीचे उतर के आ गया। ठीक है, तो आप यहां से निकालोगे 1 माइनस एमपीसी, सॉरी इतना समझ में आ गया ना। 1/4 का मतलब होता है 0.25, तो एमपीसी इधर ले आओ प्लस में और 1 में से माइनस कर दो 0.25। मैं नहीं लिख रहा आगे, आपको पता ही आंसर 0.75 बी वाला आएगा। इसमें एक आइटम और निकाल लेते तुम, अगर तुमसे वो एमपीएस भी पूछ लेता तो वो 0.75 आता। कैसे? 1 माइनस एमपीसी करके। खैर ये पूछा नहीं तो इसको हटा दो, बी वाले के साथ जाएंगे। ज्यादातर बच्चे सही हैं। चंदू, कृष्णा, मदारा, करण, अल्पोन, सरीश, वेदांत, अक्षत, पीयूष, आस्था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। मॉड्यूल में इसको ऐसे सॉल्व किया हुआ है तो देख लेना। अगला क्वेश्चन, लो जी, क्वेश्चन में बोलता है इन एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय 600। इन्वेस्टमेंट में जो चेंज है वो 600 है। ओके, इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 0.6, कहता है एमपीसी 0.6 है, तो कैलकुलेट करो टोटल इंक्रीज इन इनकम, यानी डेल्टा वाई निकालना है, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, मतलब इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी निकालना है। तो सबसे पहले तो इसका ऑप्शन देता हूं मैं, इसका आंसर क्या आएगा आप भी मेरे साथ साथ बताओगे। 4 ऑप्शन आपको देता हूं, 500, 1500, 300, 2500 डेल्टा वाई। अब शुरू करते हैं यार। सबसे पहले तो यहां पर मल्टीप्लायर कैलकुलेट करो, एमपीसी की वैल्यू दी है, इसकी हेल्प लो। सबसे पहले मल्टीप्लायर आएगा 1/1 माइनस एमपीसी, क्योंकि एमपीसी गिवन है, तो 1/1 माइनस 0.6 दी है वैल्यू, तो 1/0.4, तो ये 2.5 आ जाएगा मल्टीप्लायर। आ गया, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं। डेल्टा वाई, मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब इसकी जगह 2.5 लिख दो क्योंकि ये आया था। डेल्टा वाई क्वेश्चन में पूछा है, डेल्टा आई की वैल्यू 600 है, 600 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1500 वैल्यू आ जाएगी डेल्टा वाई। 1500 ये रहा, बी वाले के साथ जाएंगे, ये सही है। एक चीज और पूछी है, चेंज इन कंजम्पशन कितना आएगा? भैया ये तो 1500 आ गया, चेंज इन कंजम्पशन 900 आएगा। कैसे देखते हैं। एमपीसी का फॉर्मूला लगाना है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। तुम्हें याद करना है ना यार, चेंज इन कंजम्पशन कौन से फॉर्मूले में लगता है? एमपीसी में लगता है। तो एमपीसी क्वेश्चन में गिवन है 0.6, चेंज इन कंजम्पशन निकालना है। डेल्टा वाई ताजा ताजा आया है 1500, इसको ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा डेल्टा सी की वैल्यू। आई से आई है, मॉड्यूल में ऐसे गिवन है, देख लेना एक बारी, ठीक है। अरे मैंने पोल नहीं दिया था क्या? चलो कोई बात नहीं, रह गया था यार, कोई नहीं। एक और नया क्वेश्चन करते हैं, एक और नया क्वेश्चन। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सपोज इन अ कंट्री इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 100, इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो गई 100 से, एंड कंजम्पशन इज गिवन बाय दिस, कंजम्पशन गिवन है। तो ध्यान रखना, ये जो कंजम्पशन फंक्शन में ये लिखा होता है ना, ये एमपीसी होता है। बहुत चालाकी से तुम्हें दिया है इसने, ये ऐसे पेपर में क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है।
कहता है हाउ मच इंक्रीज विल देयर टेक प्लेस इन इनकम। कहता है इनकम कितनी इंक्रीज हो जाएगी, बताओ जी। ऑप्शन यहां पर दे ही देते हैं तुम्हें, यहां पर बस तुमसे गेम खेल रहा था वो। ऑप्शन है 2500, 250, 25, 25,000। क्या सही है? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, यहां पर पोल चालू भी कर दिया। चलो जी मैं सॉल्व करता हूं। सबसे पहले निकालूंगा भैया मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर होगा 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस एमपीसी की वैल्यू 0.6 है। 1/1 माइनस 0.6 होता है 0.4, तो 2.5 आएगा। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेना, जिसकी कैलकुलेशन वीक है। मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई। अब मल्टीप्लायर होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। मल्टीप्लायर की जगह लिखा 2.5, डेल्टा वाई निकालना है, डेल्टा आई की वैल्यू 100 लिखी है। इधर मल्टीप्लाई करना 250 करोड़, ये डेल्टा वाई की वैल्यू आएगी। कहीं दिया है? बी वाले के साथ जाएंगे। हाँ गरिमा जैन बहुत बार लिख दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है मामला सॉर्टेड है। काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं, पेपर में आएगा क्वेश्चन ये। ये क्वेश्चन ही सारे मॉड्यूल का करा रहा हूं, सीधे के सीधे पेपर में आ सकते हैं। बी वाला राइट है, ज्यादातर बच्चों ने सही दिया। चंदू, मदारा, सुधांशु, आयुष, अल्पोन, रूपल, नीलेश, फैजान, यश और पृथ्वीराज सिंह आ गया। भाई क्या बात है, पूरे जोश में। ठीक है मॉड्यूल में इसका आंसर ऐसे दिया हुआ, ये देख लेना। फाइनली दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूं। देखो कहते हैं एमपीएस इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है, और एमपीएस डिक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ जाती है। एमपीएस और मल्टीप्लायर में नेगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। कहते हैं एमपीएस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मल्टीप्लायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एमपीएस। वो लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्यों? देख लो, आप एमपीएस की वैल्यू अज्यूम कर लो 0.5, तो मल्टीप्लायर निकालोगे तो 2 आएगा, निकाल लेना। एमपीएस बढ़ा दो 0.8, तो 1/एमपीएस करोगे, 1/एमपीएस करोगे तो मल्टीप्लायर कितना आएगा? 10/8, राइट। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1.25। देख रहे हो एमपीएस इंक्रीज हुआ तो मल्टीप्लायर कम हो गया, 2 से 1.25 हो गया। तो एमपीएस इंक्रीज होने से मल्टीप्लायर कम हो जाता है। इस रिलेशन को याद रखना प्लीज, ठीक है जी। आगे आओ। कहते हैं एमपीसी अगर इंक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर इंक्रीज हो जाता है, एमपीसी अगर डिक्रीज होता है तो मल्टीप्लायर डिक्रीज हो जाता है। ऐसा कैसे? देख लो, एमपीएस की वैल्यू आप एमपीसी की वैल्यू 0.5 मानो, मल्टीप्लायर की वैल्यू कैलकुलेट करोगे 2 आएगी, तुम कर सकते हो। अगर मैं एमपीसी की वैल्यू 0.8 कर देता हूं तो मल्टीप्लायर की वैल्यू तुम निकालोगे तो 5 आएगी। कैलकुलेट करके देख लेना भैया, ये तो होमवर्क दे सकता हूं, ठीक है ओके। तो एमपीसी के बढ़ने पे मल्टीप्लायर बढ़ गया। तो एमपीएस और मल्टीप्लायर में इनवर्स रिलेशन होता है, एमपीसी और मल्टीप्लायर में पॉजिटिव रिलेशन होता है। कैसा रिलेशन होता है? पॉजिटिव रिलेशन होता है। अब देखो बच्चा बोलेगा सर मेरे को चैप्टर 6 यूनिट 2 के सेल्फ नोट्स बनाने हैं, कैसे बनाऊं? तो देखो जी कैसे बनाने हैं। अभी तो मैंने पूरा चैप्टर नहीं कराया, आप देखो। सबसे पहले आप लिखो 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी में एडी का फॉर्मूला, एएस का फॉर्मूला, डायग्राम ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, सर्कुलर फ्लो, ये सब मैंने करा दिया आपको, ये सब बना सकते हो। डायग्राम कौन से? 2 डायग्राम है यहां पर, एक तो इक्विलिब्रियम का डायग्राम है
और एक डायग्राम है ब्रेक इवन का। 2 डायग्राम बनेंगे, है ना। और सुनो, यहां पर डायग्राम के 2 कॉन्सेप्ट और आएंगे, मैंने कराए नहीं है अभी, अगली क्लास में करा दूंगा। एक इन्फ्लेशनरी गैप और दूसरा डिफ्लेशनरी गैप। ये अगली क्लास में कराऊंगा, तब तुम्हारा 2 सेक्टर कंप्लीट होगा। ठीक है जी। इसके बाद आप आना 3 सेक्टर पे। 3 सेक्टर में एडी का फॉर्मूला क्या होता है, एएस का फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलिब्रियम में डायग्राम बनाना है। फिर यहां पर भी 3 सेक्टर का एक सर्कुलर फ्लो अलग से होता है, लेकिन इसका डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है नोट्स में। नो नीड ऑफ मेकिंग डायग्राम, सिर्फ इसके सर्कुलर फ्लो को समझ लेना। 2 पॉइंट में समझा दूंगा, बहुत बड़ा दिया हुआ है, 2 पॉइंट में समझा दूंगा। और जब तुम 4 सेक्टर इसके बाद बनाना, 4 सेक्टर, इसमें भी सेम एडी का फॉर्मूला, एएस का फॉर्मूला, इक्विलिब्रियम का डायग्राम और सर्कुलर फ्लो। ठीक है जी। अच्छा, 2 सेक्टर इकोनॉमी में डायग्राम तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का भी है भाई, इसका भी डायग्राम है। ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना लेना, ये पूरा यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन फिर बताता हूं दोस्त, यहां से एमसीक्यूज की भरपूर प्रैक्टिस करना। एमसीक्यूज सबसे ज्यादा पेपर के अंदर आते हैं इस चैप्टर से। एमसीक्यूज करते करते बहुत सारी थ्योरी क्रैक हो जाती है। डायग्राम का अगर तुम्हारे माइंड में प्रेशर है तो वो साइड कर दो, डायग्राम इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना इंपॉर्टेंट थ्योरी और न्यूमेरिकल्स होते हैं। ठीक है। समर्थ जोशी पूछ रहे हैं नेक्स्ट चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। अरे भाई, पहले ये चैप्टर तो कंप्लीट कर लो। अगली क्लास में मैं आपको 3 सेक्टर और 4 सेक्टर के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। देखो दोस्त, न्यूमेरिकल्स कौन कौन से हैं पेपर में, 2 सेक्टर के हैं, करा दिए मैंने। 2 सेक्टर में इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल भी हैं और मल्टीप्लायर के न्यूमेरिकल भी हैं। फिर आएंगे 3 सेक्टर के न्यूमेरिकल, 4 सेक्टर के न्यूमेरिकल। भाई साहब, ऐसे ऐसे आएंगे, समझे। तो मैंने ये भी बता दिया कि आप अपने नोट्स को कैसे बनाओगे, ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। काफी सारे एमसीक्यूज किए हैं आज की क्लास के अंदर। ठीक है, बहुत सारे डायग्राम्स की झंझट को दूर किया है। तो ठीक है, आपको हेल्प हुई होगी आज की क्लास से, मैं समझता हूं। आज की क्लास का लीडर बोर्ड एक बार बच्चों को दिखा देता हूं। नंबर 1 पे अल्पोन चक्रवर्ती, फिर नीलेश अग्रवाल, फिर वंशिका, नमन, देव, रेनी जैन, चंदू भाई, हर्षिता, मदारा, अक्षत। ठीक है, ये पहला ऐसा लीडर बोर्ड है जिसके अंदर नो रुशील मित्तल, नो करण, नो पृथ्वी, ये नहीं आए हैं। वेरी गुड भाई। आजकल जो परफॉर्मेंस बच्चों की बढ़ रही है, मैं बताता हूं किस किस की। अल्पोन चक्रवर्ती की बढ़ रही है और मदारा उचिहा की बढ़ रही है। हाँ, वंशिका की परफॉर्मेंस, नीलेश की परफॉर्मेंस, देव, नमन, चंदू भाई, हर्षिता, अक्षत, इन सबकी परफॉर्मेंस पहले भी अच्छी थी और अब भी अच्छी है। लेकिन काफी दिनों से मैं देख रहा हूं मदारा को, बहुत दिनों से, और अल्पोन चक्रवर्ती को भी देख रहा हूं बहुत दिनों से। तुम बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हो भैया। ठीक है, कुछ डाउट्स देख लेता हूं। लव यू मानस गोयल भाई। सर, आपने जो के निकालने के एमपीएस के 2 फॉर्मूला बताए हैं, समझ नहीं आ रहा कौन सा कहां यूज करें। अश्मित, आप देखो क्वेश्चन में आपको वैल्यू कौन सी दी हुई है। सेविंग से रिलेटेड दिया है तो एमपीएस यूज करो, कंजम्पशन से रिलेटेड दिया है तो एमपीसी यूज करो, और 3 फॉर्मूला बताए हैं भाई। अल्पोन चक्रवर्ती, मुझे थैंक यू सो मच भाई। सेल्फ नोट्स दिखा सकते हो, इंस्टाग्राम पे सेंड कर दो एक बारी। ठीक है, और स्टोरी में टैग कर दो प्लीज। जो बच्चे को शर्म आती है स्टोरी में टैग करने में, वो क्लोज फ्रेंड बना के स्टोरी में टैग कर देना, किसी और को दिखाई नहीं देगा। ठीक है। हाँ राजवीर, ये ब्रेक इवन बोर्ड तो हर जगह होता है, लेकिन जितना कोर्स में दिया हुआ उतना ही कराऊंगा मैं। ठीक है भैया, गुरुजी 1500 में से 600 भाई कर्जे ला सकते थे। ठीक है। हाँ आर्यन शाह, अच्छा हाँ आस्था केशरी आपके लिए समझाया है। हाँ रौनक कह रही है पता नहीं क्यों सब समझ में आ रहा है। अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बताता हूं, आपका थॉट प्रोसेस बताता हूं। अगर इस लेवल पे आपको क्लास का 70-60% भी समझ में आ रहा है ना, तो यू गाइज आर गोइंग गुड। क्योंकि जो इसकी रिवीजन क्लास है, मैं बताऊंगा पहले चैप्टर कंप्लीट करा दो, रिवीजन कैसे करनी है, तब आपको पूरा प्रॉपर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो आज की क्लास में मेरे दोस्तों इतना ही।
श्वेताक्षी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। किसी के प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, प्यार पूरा बरसना चाहिए भैया। तुम्हारी बॉन्डिंग मेरे साथ, मेरी बॉन्डिंग तुम्हारे साथ, पूरे भारत के अंदर तुम्हें भी पता है, इस बात के चर्चे हैं। ठीक है, धीरे धीरे करके कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। जो जो प्रॉब्लम्स बच्चों की रह रही है वो धीरे धीरे करके ट्रस्ट मी गाइस सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, आज इतना ही है फिर। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।